गर्भवती सौतेली बेटी बागथेरा में मरी हुई नंदिनी जिंदा होकर शवागार से बाहर आती है। उसके बच्चे को देखकर रोती रहती है। अपने पति के मरण के बारे में नर्स के द्वारा सुनकर बच्चे को उठाकर अपने ससुराल आती है। मनोहर के लाश को उठाकर वहाँ के लोग शमशान आते हैं। अपने पति के लाश के साथ इसका और बच्चे को भी जलाने के लिए नंदिनी बड़ों से विनती करती है। वहाँ के बड़े लोग क्या कहे, नंदिनी के सास और ससुर इसे मानेंगे क्या? इसके बारे में अब हम जानेंगे गर्भवती सौतेली बेटी बाग 14 में। देखो बेटी, तुम्हारे ख्यालों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब पहले तुम्हारे मरे हुए पति के अंत्यक्रिया कार्य करेंगे हम लोग। सुनिए, मेरे पति के साथ मुझे और बच्चे को भी जला दीजिए। नहीं, वो गलती कभी मत कीजिए। मेरा बेटा अच्छा इंसान था, इसी के वजह से वो मर गया। ये अपने मायके से नहीं आएगी करके इसी के बारे में सोच सोच के मर गया। तब उधर एक इंस्पेक्टर आता है। आप ही जबरदस्ती अपने बेटे को जहर पिलाया है, ऐसे आपकी बहू ने कंप्लेंट दी है। ये बात सुनकर वहाँ के लोग चौंक जाते हैं। नंदिनी को भी आश्चर्य होता है। तब नंदिनी अपने आप ही ऐसे सोचती है, मैंने कब केस किया? हॉस्पिटल में रहा मुझे पति का मौत के बारे में सुनते ही रोता हुआ बच्चे को उठाकर भाग भाग कर यहाँ आई हूँ। मैं कोई पुलिस स्टेशन नहीं गई हूँ, कुछ केस भी नहीं डाला है मैंने। ऐसे सोचती रहती है, क्या कहीं भी कोई भी खुद के कोख में जन्म दिया बच्चे को जहर दे के मारते हैं क्या? वो सब झूठ है। मनोहर आपका बेटा नहीं है क्या? अनाथ आश्रम से तिलक को ले आकर आपने बड़ा किया है क्या? संपत्ति पाने के लिए आप जो मनोहर को मार दिया है, वैसे ही तिलक को भी मार दिया होगा ना? यही सच है ना? इंस्पेक्टर के बात सुनकर सब लोग फिर से हैरान हो जाते हैं। नंदिनी भी उनको आश्चर्य से देखती है। मनोहर का माँ अपने मन में ही ऐसे सोचती है, मनोहर के मरने के बाद ये सारा विषय कैसे बाहर आ रहा है? ये सब इसको कैसे पता चला? मेरे बेटा इसके ऊपर शक करके मारने के बाद ये भगवान के ऊपर शपथ करके अपने मायके चली गई थी। उसके बाद ये एक बार भी हमारे घर नहीं आई थी। मनोहर के बारे में सोचा ही नहीं इसने। फिर भी ये सारे विचार कैसे पता चला? पुलिस को ये सब कैसे बताई? इन लोग को भी मारकर पूरे संपत्ति को हड़पा कर महाराज की तरह मेरे पति, महारानी की तरह मैं और मेरे बेटा पट्टा भी युवराज की तरह रहना चाहते थे, लेकिन ये केस डालकर हम लोग को फंसा रही है। सर, कोई नफरत से आपके सामने ये सब झूठ बोला है, ये सच नहीं है। ऐसे मनोहर का पिता बोलता है। फिर भी ये सारे विचार मुझे ही ठीक तरह से नहीं पता। मैं आपके पास ही नहीं आई, मैं आपको कंप्लेंट भी नहीं दी। लेकिन आप कौन हो? इतनी बोल रही हो, इसमें आपकी हाथ भी है क्या? सर, अब क्या पूछ रहे हो? यही है ना मनोहर की पत्नी, हमारी बहू नंदिनी। ये आपकी बहू है तो फिर वो? इंस्पेक्टर ऐसे बोलते ही वो कौन है करके देखने के लिए नंदिनी उस तरफ देखती है। मनोहर के माता पिता भी देखते हैं। सब लोग चौंक जाते हैं। तब उधर एक औरत बहुत रोते हुई दुखी होकर 6 साल के एक बच्चे को लेके आती है। वहाँ रहे सब लोग हैरान हो जाते हैं। वहाँ सभी को ये अजीब सा लगता है। तब मनोहर के माता पिता ऐसे कहते हैं, राधिका, तू मेरे बेटे का बीवी हो? वो कब शादी किया तुमसे? कहाँ शादी किया? कैसे शादी किया? ऊपर से उसको मैंने ही जहर दे के मार दिया करके पुलिस कंप्लेंट दिया तुमने। इन्हें आप जानते हो? इसे मैं जानता हूँ इंस्पेक्टर साहब, इसके नाम राधिका है, हमारे पड़ोसी और मनोहर के दोस्त है, और इसके पति इसको छोड़ के चला गया है और एक बच्ची की माँ भी है। इसके सिवा इनकी शादी मेरे बेटे से हुआ है और ये हमारी बहू है, वो तो पता नहीं है सर। देखिए, बड़ों का आशीर्वाद लेकर वेद मंत्र पढ़कर मेरे बेटे ने वहाँ खड़ी है ना उस लड़की को मंगलसूत्र पहनाया था। वो मेरी बहू और वो मेरा पोता है। वो सब आप अपने आप में तय कीजिए। यहाँ से निकलो सब। मैं मनोहर की बॉडी को पोस्टमार्टम करके बेचता हूँ, बाद में शांति से उसकी अंत्यक्रिया कीजिए। इस तरह कहते ही एम्बुलेंस और 2 अटेंडर उधर आते हैं। चिता के ऊपर रहा शव को लेकर इंस्पेक्टर वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ अपर्णा बहुत मुश्किल से एक गांव आके पहुँचती है। उधर उतना लोग भी नहीं रहते हैं। बहुत सारे घर खाली खाली दिखता है। बहुत मुश्किल से ये गांव आके पहुंची हूँ।
लेकिन इस गांव में कोई लोग ही नहीं दिख रहा है। सारे घर खाली खाली लग रहा है। बहुत भूख लग रही है। 2 दिन से कुछ खाया नहीं, पिया नहीं। अगर आज भी कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। इस तरह अपर्णा सोचकर अपने चारों ओर देखकर आगे जाती है। थोड़ा ही आगे जाने के बाद एक घर के बाहर एक बूढ़ी औरत खाना पका रही होती है। तब बिना कुछ सोचे अपर्णा बहुत तेजी से चलकर उस बूढ़ी औरत के पास जाती है। वो बूढ़ी औरत अपर्णा को देखती है। क्या है चोरनी, क्या देख रही हो? तुझे चोरी करने के लिए मेरे घर में या मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है। जाओ जाओ, देखना बंद कर। अरे दादी, मैं चोरी करने नहीं आई हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना दे दो। देखने में हट्टा कट्टा हो, काम नहीं कर सकती है क्या? भीख मांग के खा रही हो, शर्म नहीं आती? मनुष्य बन के पैदा हुई हो, वो भी औरत। बूढ़ी औरत का इस तरह का बातें सुन के अपर्णा को बहुत दुख होता है, रोती है। उसी दुख में अपर्णा उस बुढ़िया को ऐसे बोलती है, मेरे घर में भी भीख मांगने वाले जब आए थे, मैंने भी उन लोगों को बहुत डांटा था, दुखी किया था, अपमान किया है। बेचारी उस दिन कितना तकलीफ उठाई होगी। तो जहाँ भी है मुझे माफ कर दो, मुझे उस तरह बात करनी नहीं चाहिए थी। इस तरह बोलकर अपर्णा बहुत दुखी हो जाती है। तू इधर से नहीं जाएगी, लकड़ी उठा के मारूं या खुद जाएगी? दादी, उस तरह बात मत करो दादी। 2-3 दिन हुआ खाना खा के, बहुत भूख लग रही है, थोड़ा खाना दे दो। तब पैसा है क्या? पैसा है तो खाना डालूंगी, नहीं तो नहीं। जाओ, यहाँ से जाओ। मेरा हालत देख के बात करो दादी। मेरे पास पैसा होगा क्या? क्या है दादी? पैसा नहीं है तो खाना भी नहीं। दादी, कुछ काम है तो दे दो, काम करती हूँ, उसके बाद खाना दे दो। अपर्णा को ऐसे कहते ही बुढ़िया सोचने लगती है, घर में रहा मिट्टी के घड़ों में पानी भरना नहीं हो रहा है मुझसे। पानी के लिए 1 किलोमीटर चलना पड़ता है। ये काम करूँगी करके बोल रही है, इसी को बताऊंगी। काम होने के बाद थोड़ा खाना डाल के थोड़ा पानी दे के भेज देती हूँ, जो मेरे से नहीं होगा उससे करवाती हूँ। इस तरह बुढ़िया मन में ही सोचती है और अपर्णा को बोलती है, देखो उधर गड्ढे है, उसे लेके जाओ। जाते वक्त रास्ते में एक कुआं मिलेगा, उस कुएं से पानी भर के घर में रहा सारे घड़ों को पानी से भरो, तभी तुम्हें खाना दूंगी, थोड़ा पानी दूंगी, नहीं तो यहाँ से जाओ। अपनी भूख को मिटाने के लिए अपर्णा इतना तकने के बाद भी वो घड़े को उठाती है, अपने सर के ऊपर रख के धीरे धीरे आगे चल के जाती है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसको एक कुआं दिखाई देता है। कुएं के पास जाके पानी निकालती है। पानी भरा हुआ घड़े को सर के ऊपर रख के धीरे धीरे से वापस चल के आती है। और यहाँ दूसरी जगह पे शोक का भयंकर अंधेरा कमरा। ग्लास से बाहर सांप को निकाल के शोक अपने हाथ में पकड़ता है। गीता डरती रहती है। शोक के हाथ में रहा सांप शोक को डसता है। इसे देखकर गीता और घबरा जाती है। शोक राक्षस जैसा हंसता है। उसके हंसी से डरते कांपने जैसा लगता है। अब तो ये बदल गया है, मृग बन गया है, जो चाहिए वो पाने वाला राक्षस। इसे बदलने वाला कौन है, कहाँ है, कब आएगा, सब भगवान को ही देखना है। इस तरह वो लड़का कहकर वहाँ से चला जाता है। गीता, आओ गीता, हम प्यार नहीं करेंगे, शादी भी नहीं करेंगे, हम दोनों एक समझौता करेंगे। आओ गीता, मेरे बगल में आओ। मैं मर भी जाती हूँ, तुझे नहीं मिलने वाली। तो कुछ भी करो, तुम्हारे पास नहीं आना है, तेरे साथ सोना भी नहीं है। तो मर जाओ। कहकर शोक फुफकारता हुआ सांप को गीता के ऊपर फेंक देता है। वो सांप हवा में उड़ता हुआ गीता से थोड़ा दूर गिरता है। सांप फुफकारता रहता है। गीता डरकर सांप को ही देखती रहती है। इसे देखकर शोक जोर से हंसने लगता है। उस सांप से बचने के लिए गीता उस कमरे में रहा एक टेबल की तरफ भागती है। तब टेबल से टकरा जाती है। बस टेबल के ऊपर रहा बिच्छू के ग्लास नीचे गिर के टूट जाता है। अब तक तुम्हें मारने के लिए केवल सांप था, लेकिन अब तो बिच्छू भी आ गया है। मान जाओ गीता, तुम मानती हो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें मैं महारानी बनाऊंगा।
तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हारे पैरों पर आके गिरेगा। तुम जिसे भी मारना चाहो वो हो जाएगा, और तुम्हें मंत्री बनना है तो वो भी कर दूंगा। छी, दूर रहो मेरे से, कहकर रोते हुई गीता वहाँ से भाग जाती है। उस कमरे का एक कोने में बैठकर रोती रहती है। गीता के पास फुफकारता हुआ सांप, काटने जैसा दिखता हुआ बिच्छू दोनों नजदीक आते हैं। गीता डरती रहती है। और इसके बाद क्या हुआ, गर्भवती सौतेली बेटी भाग 15 में जानेंगे। अगर ये कहानी पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी तरह का इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।